गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी कैसे हैं? आपको जो मैं रोज़ एक वीडियो बनाकर भेज रही हूँ और आप उसका मुझे फीडबैक ज़रूर दें कि आपको जो ये वीडियो है वो कैसा लगता है और आपके जो नोट्स हैं वो साथ साथ बनते जा रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। आज देखिए, गृह प्रबंध वाले जो पेपर है उसी की कड़ी में आज हम गृह प्रबंध में कौन कौन से जो साधन होते हैं उसका अध्ययन करने आज हम जा रहे हैं। आज मैं आपको साधन क्या होते हैं, साधन कितने प्रकार के होते हैं और साधनों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं और साधनों का क्या क्या पारिवारिक जीवन में महत्व होता है और ऐसे कौन कौन से जो कारक हैं जो पारिवारिक साधनों को प्रभावित करते हैं, आज हम इन सभी का ही अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि साधन क्या होते हैं। गृह प्रबंध क्या है? परिवार में उपलब्ध जो साधन होते हैं उसका इस प्रकार से उपयोग करना बताता है कि परिवार अपने निर्धारित लक्ष्यों और मूल्यों को अति शीघ्र प्राप्त हो जाए और उनमें सफलता प्राप्त कर सके। इसके अतिरिक्त इनका उपयोग इस प्रकार से भी किया जाता है कि परिवार के प्रत्येक सदस्य की जो आवश्यकताएं हैं वो पूर्ण की जा सकें, ताकि परिवार के सदस्यों के मध्य आपस में समायोजन रहे, परिवार में किसी भी तरह का कलह और जो वातावरण है तनाव का वो उत्पन्न ना हो। एक गृह प्रबंधक को इन पारिवारिक साधनों की पूरी जानकारी होना अत्यंत ही आवश्यक होता है। अब देखिए, साधन क्या है कि प्रत्येक जो व्यक्ति है उसके पास अनेक साधन होते हैं। मनुष्य उन उपलब्ध साधनों का सदुपयोग करने का प्रयास करता है। इन साधनों का प्रयोग करके ही वे अपने लक्ष्यों की संतुष्टि करता है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वो तरह तरह की योजनाएं भी बनाता है ताकि उसको अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो सके। योजना के क्रियान्वयन के दौरान साधनों का प्रयोग लगातार होता रहता है और दैनिक योजना में इसका निर्णय भी लिया जाता है। विभिन्न साधनों का सामूहिक उपयोग कर कार्यकुशलता भी बढ़ाई जा सकती है। अब वह आगे पारिवारिक जो साधन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, दो तरह के पारिवारिक साधन होते हैं। पहला है मानवीय साधन और दूसरा भौतिक साधन। देखिए, मानवीय साधन क्या है? मानवीय साधन सीमित होते हैं, परंतु अभ्यास और ज्ञान वृद्धि, प्रैक्टिस और इंक्रीज ऑफ नॉलेज से कुछ सीमा तक इसकी वृद्धि कर सकते हैं। मानवीय साधन के अंतर्गत परिवार के सदस्यों की विशेष तथा सामान्य योग्यताएं, रुचियां, समाज के द्वारा प्राप्त शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं आती हैं। ये साधन कौन कौन से होती हैं? देखिए, सबसे पहले है जैसे योग्यता, रुचि, ज्ञान, कौशल, मनोवृत्तियाँ, समय और ऊर्जा। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आज हम बात करेंगे योग्यता क्या है? योग्यता एक महत्वपूर्ण मानवीय साधन है। अगर व्यक्ति योग्य है तभी वो अपना जो कार्य है वो कुशलतापूर्वक कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति सभी कार्यों के लिए योग्य नहीं होता, चाहे वो शारीरिक कार्य हो चाहे वो मानसिक कार्य हो। अच्छा, यहाँ एक बात और बताना चाहूँगी कि जो योग्यताएं हैं, कई योग्यताएं जन्म से होती हैं बाय बर्थ और कई योग्यताएं प्रयास कर बाय एफर्ट्स कर उसको अर्जित की जा सकती हैं। अब मानवीय साधन के अंतर्गत आता है दूसरा रुचि होने पर भी कार्यकुशलता बढ़ जाती है। अगर हमें कोई काम में रुचि है तो हम वो काम बहुत ही अच्छे से और उसमें इंटरेस्ट लेकर करते हैं। वो कार्य हमें नीरस नहीं लगता और अगर हमारा कार्य के प्रति हमें रुचि नहीं होती तो हमें जल्दी ही थकावट हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे सिलाई में रुचि होने पर इस साधन का उपयोग कर हम रिक्त समय
का सदुपयोग कर सकते हैं और संतुष्टि को प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर उसे किसी तरह से किसी बच्चे को कुकिंग का शौक़ है तो वो अपनी इस हॉबीज़ जैसे साधन को यूज़ कर सकता है। तीसरा आता है ज्ञान, नॉलेज। मानवीय साधन के अंतर्गत बाज़ार में कई प्रकार के उपकरण और वस्तुएं होती हैं। गृहिणी को इन सभी वस्तुओं का ज्ञान और उपयोग में लाने की जानकारी होनी चाहिए। प्रत्येक सदस्य के शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास के लिए ज्ञान का होना एक महत्वपूर्ण साधन है। ज्ञान के द्वारा ही बहुत सारे जो अल्टरनेट्स होती हैं उनका उचित रूप से प्रयोग किया जा सकता है। यदि ज्ञान की कमी होती है तो साधनों का उपयोग भी अधिक हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति अपनी नॉलेज तो लगाएगा नहीं और वो मैक्सिमम जो साधन है उसका यूज़ करेगा। और अगर उसको नॉलेज होती है तो वो उस नॉलेज रूपी जो साधन है उसका अधिक से अधिक उपयोग कराकर और अनेक अल्टरनेटिव्स को चूज़ करेगा और जो उसको बेस्ट लगेगा वो उस चीज़ को अपनाएगा। फिर आता है कौशल, एफिशिएंसी। प्रत्येक व्यक्ति किसी किसी काम में कौशल होता है। हर व्यक्ति यहाँ पर हर कार्य में कौशल नहीं होता। एक विशिष्ट कार्य को करने में योग्य होने पर कुशलता का होना अत्यंत ही आवश्यक होता है। गृहिणी जैसे खाना पकाने में कुशल हो सकती है। लड़कियां हैं जो वो बुनाई, कढ़ाई, सिलाई आदि में कुशल हो सकती हैं। जो जिस कार्य में कुशल होता है उसे उसी क्षेत्र में ही आगे बढ़ना चाहिए। फिर आता है मनोवृत्तियाँ, एटीट्यूड। एटीट्यूड यानी इसको अभिवृत्ति भी बोल सकते हैं, मनोवृत्तियाँ, एटीट्यूड। मनोवृत्ति का जो निर्माण है वो मूल्यों और लक्ष्यों के आधार पर होता है। परिवार के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए समय के अनुकूल और बदलती परिस्थितियों के साथ अपनी मनोवृत्तियों को भी बदलना पड़ता है। आशावादिता, निराशावादिता, अपने को बदलती परिस्थितियों में ढालने की शक्ति आदि मानव प्रवृत्तियों के उदाहरण हैं। फिर है समय। समय प्रत्येक कार्य के लिए आवश्यक है। कुछ विद्वानों ने समय को मानवीय साधन माना है, जबकि अन्य विद्वान इसको भौतिक मानते हैं। समय मानवीय साधन ही अधिक उचित प्रतीत होता है, क्योंकि समय प्रत्येक व्यक्ति समय का उपयोग करता है। बीता हुआ समय हम कहते भी हैं कि वो कभी भी लौट कर नहीं होता, और अगर हम अपना समय आज खराब करते हैं तो आने वाला समय हमें भी खराब कर देता है। समय को कभी भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। समय का सदुपयोग करना प्रत्येक परिवार का परम कर्तव्य होता है। फिर मानवीय साधनों के अंतर्गत ही आता है ऊर्जा यानी कि एनर्जी। व्यक्ति को हर कार्य करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। ये एक सीमित साधन है। ऊर्जा क्या है? एक महत्वपूर्ण साधन है जिसके व्यय करने पर ही मानसिक और शारीरिक कार्य है वो संपन्न किए जा सकते हैं। तो ये जो सारे थे ये थे मानवीय साधन। अब आता है भौतिक साधन। भौतिक साधन कौन कौन से होते हैं? भौतिक साधनों को प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। और उधर मानवीय साधनों में मैंने आपको क्या बताया था कि मानवीय जो साधन होते हैं वो सीमित होते हैं, परंतु उनको अभ्यास और ज्ञान वृद्धि से उसमें कुछ सीमा तक वृद्धि की जा सकती है, जबकि भौतिक जो साधन है उनको प्राप्त किया जा सकता है। इन्हें हम देख सकते हैं, ये सीमित होते हैं और आंतरिक नहीं होती है। भौतिक साधनों के अंतर्गत जैसे कि देखिए धन, भौतिक वस्तुएं और सामुदायिक सुविधाएं आती हैं। अब देखिए धन क्या है? धन का तात्पर्य क्या है? धन विनिमय मूल्य से है। इससे संसार के लगभग सभी भौतिक साधनों को प्राप्त किया जा सकता है। इसमें धन के अंतर्गत सारी चीज़ें आएंगी, जैसे बचत है, वेतन है, लाभ है, बैंक में जितना हमारा पैसा जमा है, ब्याज दर है, वो सारे इसके अंतर्गत आते हैं। फिर आता है भौतिक साधन। भौतिक साधन क्या है? धन के विनिमय के द्वारा हम भौतिक वस्तुएं प्राप्त करते हैं। परिवार की अन्य सभी वस्तुएं इसके अंतर्गत आती हैं, जैसे कि मकान, खाना, कपड़ा, फर्नीचर आदि। फिर आता है सामुदायिक सुविधाएं, कम्युनिटी फैसिलिटीज़।
इसके अंतर्गत वे सुविधाएं आती हैं जिनको परिवार समाज का अंग होने के कारण प्रयोग कर सकता है। परिवार क्या है? समाज की एक इकाई है। जैसे कि लाइब्रेरी है, विद्यालय है, पार्क है, अस्पताल है, ये सारी जो सुविधाएं हैं परिवार यूज़ कर सकता है जो कि समाज में होती हैं। सामुदायिक सुविधाओं का उपयोग सही व्यक्ति अपनी आवश्यकता और सामर्थ्य के अनुसार कर सकता है। अब देखिए, जैसे किसी को पढ़ने का ही शौक़ नहीं है, लाइब्रेरी में सारी फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं, वो जाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसको उस चीज़ की आवश्यकता नहीं लगती है। विद्यालय है, पार्क है, उसमें डेली घूमना चाहिए, ठीक है। ये जो सारी जो सुविधाएं आती हैं वो सामुदायिक सुविधाओं के अंतर्गत आता है। तो देखिए, अब दो हो गए हमारे मानवीय साधन और भौतिक साधन। अब इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे अब इसके आगे आता है साधनों की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। देखिए, साधन अभी आपको मैंने बता दिया कि साधन प्रत्येक व्यक्ति के पास उपलब्ध होते हैं और ये अनेक होते हैं। इनका उचित उपयोग और पहचान करना व्यक्ति को ही है। हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती, उसको व्यक्ति को खुद ही साधनों का पहचान करने की ज़रूरत होती है। देखिए, सबसे पहला जो साधन की जो विशेषताएं होती हैं उसके अंतर्गत सबसे पहला आता है कि जो समस्त साधन है वो उपयोगी होते हैं। देखिए, कैसे उपयोगी होते हैं? समस्त साधन उपयोगी कैसे होते हैं? कोई साधन किसी किसी परिवार के लिए कितना उपयोगी है, ये उस परिवार की आवश्यकताओं और लक्ष्यों पर निर्भर करता है। एक साधन एक परिवार के लिए उपयोगी होता है, लेकिन हो सकता है वही साधन दूसरे परिवार के लिए उपयोगी ना हो। व्यक्ति को साधनों की पहचान करके ही उसकी उपयोगिता में वृद्धि की जा सकती है। जब साधन के उपयोग की जानकारी मिल जाती है तभी उस साधन के महत्व का भी पता चलता है। दूसरा आता है साधन विकसित किए जा सकते हैं। कैसे? देखिए, साधनों का जो विकास है वो अपनी मेहनत, बुद्धि और प्रयत्नों से होता है। जैसे मेहनत करके अधिक धन कमाया जा सकता है, प्रयत्नों के द्वारा सूचना एकत्रित कर अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ किया जा सकता है। हम कोई कार्य करना चाहते हैं और हम उसमें अपनी जी जान लगा देते हैं, यानी कि हम उस अपनी कार्यकुशलता जैसे साधन में वृद्धि करके उस साधन को हम विकसित कर लेते हैं और वो जो सारी सूचनाएं हैं वो हमारी ज्ञान में भी वृद्धि करती है। तीसरा आता है समस्त साधन सीमित होते हैं। मनुष्य की इच्छाएं जो हैं वो क्या है? अनंत है। कुछ इच्छाओं ही आवश्यकता का रूप धारण कर पाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य के जो साधन हैं वो सीमित होते हैं। प्रत्येक मनुष्य के मानवीय और भौतिक साधन होते हैं। हमें इनकी सीमाओं में रहकर ही अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करना होता है। इनकी सीमा के बजट में ही हमें परिवार में प्रबंध करना पड़ता है ताकि हम कम से कम साधनों का प्रयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। साधन जो है वो असीमित हो तो परिवार में प्रबंध की समस्या भी उत्पन्न नहीं होती है। देखिए, जैसे साधन दो तरह के साधनों की जो सीमितता है वो दो तरह से होती है। जैसे पहले देखिए संख्यात्मक सीमा और दूसरी गुणात्मक सीमा। संख्यात्मक सीमा का मतलब है यहाँ पर मात्रा संबंधी सीमा। मात्रा संबंधी जैसे भौतिक साधन है उसकी सीमा जो है वो संख्यात्मक होती है। धन हो गया, भौतिक वस्तुएं, सामुदायिक सुविधाएं हमारे पास एक सीमा तक ही हैं। धन को हम गिन सकते हैं और इसको हम एक सीमा तक ही व्यय कर सकते हैं क्योंकि हमारी जो आय है वो सीमित होती है। मात्रा संबंधी सीमा का मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगी। समय की सीमा जो कि एक दिन में 24 घंटे ही होती है और उस 24 घंटे का ही हमें अधिक से अधिक यूज़ करना पड़ता है। दूसरा आता है गुणात्मक सीमा। मानवीय साधनों की सीमा गुणात्मक होती है और यह मापी नहीं जा सकती। यानी कि जैसे ज्ञान है, रुचि, शक्ति, कुशलता मानवीय साधन है जो व्यक्ति के अंदर एक सीमा तक ही होते हैं। ये साधन भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होते हैं। किसी को पढ़ाई में रुचि होती है, किसी को संगीत में, किसी को खाना पकाने में, लेकिन यह एक सीमा तक ही होता है। उसी तरह व्यक्ति के गुणों में भी भिन्नता और सीमा होती है।
फिर अगली साधनों की विशेषताएं आती है, साधन आपस में संबंधित होते हैं। देखिए कैसे, एक साधन दूसरे साधन के उपयोग को प्रभावित करता है। यदि हम एक साधन की बचत करते हैं तो दूसरे साधन का हम अधिक उपयोग कर लेते हैं। साधन सभी आपस में संबंधित होते हैं, कोई भी कार्य एक साधन से नहीं हो सकता। एग्जाम्पल, जैसे हमें चाय बनानी है तो हमें समय, योग्यता, ऊर्जा, कुशलता, चाय बनाने का समझ, सामान आदि की जरूरत पड़ती है। फिर आता है साधनों का वैकल्पिक उपयोग होता है। साधनों का वैकल्पिक उपयोग होता है, कोई भी निर्णय लेने से पहले साधनों का उपयोग किस कार्य के लिए उपयुक्त रहेगा यह जान लेना आवश्यक होता है। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे व्यक्ति के पास धन है और उसके अनेक विकल्प होते हैं, तो उसे जो विकल्प सबसे अच्छा लगता है वह उसी का ही चुनाव करता है। फिर है साधनों का प्रतिस्थापन संभव है। सीमित साधनों से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए और साधनों की बचत के लिए हम कम उपयोगी साधन के स्थान पर अधिक उपयोगी साधन को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। किसी के लिए समय की उपयोगिता धन से अधिक होती है तो वह धन को खर्च करके समय की बचत करता है। फिर आता है प्रबंध का साधनों के उपयोग पर प्रभाव पड़ता है। परिवार के साधन सीमित हैं, अतः साधनों की सीमा निर्धारित होने के कारण परिवार के विभिन्न कार्यों में इन साधनों का उचित प्रयोग तभी हो पाता है जबकि उन साधनों को व्यवस्थित रूप से प्रयोग किया जाए। इसके लिए प्रबंधक को गृह प्रबंध का उचित ज्ञान होना आवश्यक होता है। और इसी कड़ी में लास्ट आता है जीवन का स्तर और गुणवत्ता जो है वो साधनों के द्वारा बढ़ती है। यानी कि यदि साधनों का प्रयोग योजनाबद्ध तरीके से हम करते हैं तो लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड, जीवन का जो स्तर है वो ऊंचा उठता है। जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए आवश्यक है कि साधनों की पहचान की जाए, प्रयत्नों के द्वारा साधनों की उपयोगिता व मात्रा में वृद्धि की जाए। साधनों के उचित उपयोग से जीवन का स्तर ऊंचा उठता है और जीवन की गुणवत्ता में भी वृद्धि होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो साधन है अगर हम उसका उचित तरीके से उपयोग करेंगे तो वो जो साधन हैं वो हमें मैक्सिमम रिजल्ट देंगे और हमारी जो क्वालिटीज़ हैं वो भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो देखिए आज मैंने आपको साधन क्या होते हैं, साधन के 2 प्रकार होते हैं, मानवीय साधन, भौतिक साधन, और साधनों की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं उसका आज हमने चर्चा करी है। आप इसके नोट्स बना लीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।